जय हिंद दोस्तों। मैं अमन आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अमन में। दोस्तों, जैसा कि कल हम लोगों ने कुछ प्रश्न किए थे पुलिस प्रश्नावली से रिलेटेड, जिससे पुलिस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर आप पुलिस अधिकारी होते तो उनको किस तरह से सॉल्व करना है, क्या आपका तरीका रहने वाला है, इसे बहुत डिटेल्ड हमने डिस्कस किया था कल। और आज के इस वीडियो में हम उसी की प्रैक्टिस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस लेंगे और हम जल्दी जल्दी करने का प्रयास करेंगे। कल हमने एक बहुत ही डिटेल तरीके से समझा दिया। जिन्होंने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाकर उसको देखें, जिससे आपको आइडिया लगने वाला है कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं और आपको का क्या तरीका होना चाहिए उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है उस पर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी करेंगे। अब उतना टाइम नहीं लेंगे, बस हम आपको बताते जाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन और क्या अप्रोच हमारी रहने वाली है क्वेश्चंस को करने के लिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन है, दो दोस्तों जैसे क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा। क्वेश्चन क्वेश्चन है कि आप एक जांच अधिकारी हैं। एक वीआईपी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्यों में हेरफेर करने और दोष मुक्त सुनिश्चित करने हेतु तो न्यायाधीश को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत की पेशकश कर रहा है। अब आपको ऐसी स्थिति में क्या करना है? अब इसमें ऑप्शन जो दे रखे हैं मैं वो बता देता हूं आपको। जो ऑप्शन है उसमें है, अपने स्वतंत्र पेशेवर निर्णय के अनुसार जांच करने से बचना चाहिए। दोस्तों, ये तो गलत हो जाता है, क्योंकि आप बच नहीं सकते हैं, क्योंकि आपकी ड्यूटी है। ये कल हमने बताया था आपको कि किस तरह से, कि अगर आपकी ड्यूटी है तो आपको ड्यूटी तो करनी पड़ेगी। फिर इसके बाद सेकंड है, अभ्रष्ट रहना चाहिए और अदालतों में तथ्यों को पारदर्शिता से पेश करना चाहिए। इसकी पॉसिबिलिटीज है। ये ऑप्शन सही है अभी तक, लेकिन हम आगे के दो ऑप्शन पहले पढ़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कि जो आगे के ऑप्शन है वो इससे भी अच्छे हों। तो अब हम तीसरा ऑप्शन पढ़ेंगे। तीसरा ऑप्शन है, सहमत होने का दिखावा करना चाहिए लेकिन कमजोर ढंग से गढ़े गए फर्जी साक्ष्य को प्रस्तुत करना चाहिए। दोस्तों गलत है, ये ऑप्शन गलत है। आपको पढ़ने ही समझ में आ जाओगे, कमजोर ढंग से गढ़े गए साक्ष्य, फर्जी साक्ष्य को। तो कमजोर ढंग से साक्ष्य जो होंगे वो किसी काम के नहीं है आपके। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। फिर डी डी ऑप्शन है, औपचारिकता दिखानी चाहिए लेकिन गुप्त रूप से आरोपी के खिलाफ सबूत एकत्र करने चाहिए। तो दोस्तों ये गलत है। आप औपचारिकता नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि आप औपचारिक रूप से कोई काम नहीं कर सकते। आप जो भी करेंगे एक जिम्मेदारी पूर्ण काम करेंगे। तो इस वजह से इसका जो ऑप्शन है वो बी नंबर ही सही होता है। भ्रष्ट रहना चाहिए और अदालत में तथ्यों को पारदर्शिता से प्रस्तुत करना चाहिए। कि आपको पहली बात तो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होना है, और जो भी साक्ष्य है पारदर्शी रूप से अदालत पे जाने चाहिए, और इसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी सही होगा। अब इसमें दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है एटीएम कार्ड पर कार्ड क्लोनिंग के और मामलों को रोकने के लिए। तो दोस्तों, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है वहां पे, और आपके जो क्षेत्र है, आपको जो सर्कल है, वहां पे जो मामला चल रहा है वो है कि कार्ड क्लोनिंग। एटीएम कार्ड, जैसे कि कोई एटीएम कार्ड है और उस एटीएम कार्ड का डुप्लीकेट कार्ड क्लोन बना दिया जाता है, और उस क्लोन वाले कार्ड से किसी के अकाउंट से पैसे निकाले जा रहे हैं, ये मामला चल रहा है। तो आपको ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन है पहला, वो है कार्य प्रणाली को समझने के लिए कार्ड क्लोनिंग मशीन प्रोटोटाइप खरीदना चाहिए। दोस्तों नहीं कर सकते आप। कि आपको कार्ड क्लोनिंग की जो प्रणाली उसको समझने के लिए आप अगर कोई मशीन खरीदने जाएंगे तो आपके पास काबिल लोग हैं, सरकार ने काबिल काबिल लोगों को ऊपर बैठा रखा है, वो आपको समझा देंगे कि किस तरह से ये प्रणाली काम करती है। तो आपको मशीन खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। ये ऑप्शन गलत हो जाता है। 20 नंबर ऑप्शन देखिए, विसंगतियों के लिए एटीएम मशीन एक्सेस लॉक की जांच करनी चाहिए। तो एटीएम मशीन एक्सेस लॉक की जांच करने की आपको नीड नहीं है, क्योंकि जब कार्ड डुप्लीकेट है तो वो तो उसी तरह से वर्क करेगा, उसमें एटीएम मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम है कि कार्ड डुप्लीकेट बनाया गया है। तो इस पे ये ऑप्शन गलत हो जाता है। अब सी नंबर, संदिग्ध सहयोगियों की पहचान करने के लिए सभी एटीएम में एक एक पर्यवेक्षक रखने चाहिए। दोस्तों ये चीजें सही है कि जो आदमी ये काम कर रहे हैं उनकी पहचान के लिए वहां पे सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं, लेकिन एक पर्यवेक्षक, तो गार्ड की ड्यूटी हर एक एटीएम पे लगानी चाहिए। इसका ये ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन एक डी ऑप्शन भी चेक करेंगे हम कि क्षेत्र अधिकार में सभी एटीएम को अस्थायी रूप से बंद कर देना चाहिए। दोस्तों, आप किसी भी चीज का आप सोल्यूशन निकालेंगे, उसको सीधे बंद नहीं कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। इसका सी ऑप्शन जो है वो सही है। तो जो दूसरा क्वेश्चन है इसका सी ऑप्शन सही है। अब दोस्तों, अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों मैं जल्दी जल्दी से कर रहा हूँ, क्योंकि आपको ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए, आप लोगों को एक समझ विकसित हो जाए कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना, उनकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। बस मैं अप्रोच बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों बीच में एक चीज और बोलेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी तरह की कोई भी समस्या आती है, आपके जो प्रश्न हैं, आपके जो डाउट हैं, और आप जो अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो आप हमें जो नीचे दिए गए इंस्टाग्राम है, प्लीज वहां पे मेरे को मैसेज करें। मैं हर एक का रिप्लाई करता हूं, आप सभी को पता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि आप एक विशेष सेल में कांस्टेबल हैं और जो साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटता है।
आपको साइबर सुरक्षा में डिजिटल फॉरेंसिक विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया है। हालांकि कर्मचारियों की कमी के कारण आपको एक गश्त ड्यूटी सौंपी जाती है, जहां आपको सड़कों पर गश्त करनी होती है और आपातकालीन कॉलों का जवाब देना होता है। आपको लगता है कि यह एक उबाऊ और नीरस कार्य है, तो जो आपकी विशेषता के अनुरूप नहीं है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पे क्या है कि कि आप एक अधिक तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पे क्या है कि आप एक आरक्षी हैं, लेकिन आप एक विशेष ड्यूटी कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी वाली ड्यूटी कर रहे हैं। आपकी जो विशेषज्ञता है वो आप साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम से निपटते हैं, लेकिन जो वहां पे कर्मचारियों की कमी है, तो आपको गश्त ड्यूटी दे दी जाती है कि आप जाएंगे, गश्त करेंगे, रात्रि गश्त करेंगे, दिन में गश्त करेंगे। आपको किसी रोड पे गश्त करनी है, आपको वहां की लोकेशन और आप वहां की जो स्थिति है वो आपको अपने बड़े अधिकारियों तक पहुंचानी है। दोस्तों आप एक साइबर सिक्योरिटी में काम करते हैं, तो आपके लिए एक उबाऊ और नीरस कार्य है। अब आपको इसमें मन नहीं लगता, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, आपको ऑप्शन दे रखे हैं, हम ऑप्शन से इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो ऑप्शन है दोस्तों की गश्त ड्यूटी उत्साहपूर्वक करनी चाहिए और अन्य गश्ती अधिकारियों के अनुभवों से सीखना चाहिए। दोस्तों ये ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन आगे के ऑप्शन देखेंगे, हो सकता है इससे भी हमें बेटर ऑप्शन मिल जाए। तो दोस्तों अब बी ऑप्शन है कि गश्त ड्यूटी अनिच्छा से करनी चाहिए और इसकी शिकायत अपने वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों से करनी चाहिए। गलत है दोस्तों, कि अब अनिच्छा से, क्योंकि आपको ड्यूटी तो कर ही रहे हैं, तो क्यों ना इच्छा से और उत्साहपूर्वक ड्यूटी करो। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। फिर सी ऑप्शन है गश्त ड्यूटी करनी चाहिए लेकिन लगातार छुट्टी लेने के अवसर तलाश। गलत है दोस्तों, कि पता चला कि आप ड्यूटी से बचने के लिए छुट्टी में जा रहे हैं, कि आप अब छुट्टी चले जाएंगे तो आपकी जो ड्यूटी है वो बच जाएगी। क्योंकि दोस्तों हम लोगों को भी ऐसा होता है कि जो हम लोग ड्यूटी कर रहे होते हैं, कभी कभी हम लोगों की ड्यूटी दूसरी जगह पर लगा दी जाती है, लेकिन हम लोग करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हमारी ड्यूटी है तो हम दूसरी जगह चले गए, हम छुट्टी चले गए या फिर किसी दूसरे काम में लग गए और बता दिया कि हम ये काम है, हमारा वो काम है। हम ड्यूटी से बच नहीं सकते हैं, आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। ये कुछ पॉइंट्स हैं कि अगर आपको जो काम है वो आपको ही करने हैं। तो ये इस विभाग का सबसे की पॉइंट है कि आपके जो कार्य है वो आप ही करेंगे और दूसरा कोई नहीं करने वाला है। तो दोस्तों अब इसके बाद बी नंबर देख लेंगे। बी नंबर ये गलत हो जाता है। फिर सी नंबर है गश्त ड्यूटी करनी चाहिए लेकिन लगातार छुट्टी लेने के अवसर तलाशने चाहिए। ये भी गलत हो। गश्त ड्यूटी से इंकार करना चाहिए और साइबर सेल में रहने पर जोर देना चाहिए। दोस्तों आप पेमेंट ले रहे हैं, आपको वेतन मिल रहा है सरकार के द्वारा, तो आप इंकार तो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि भाई इसी चीज का गवर्नमेंट आपको पेमेंट दे रही है कि आप ड्यूटी करेंगे, जो आपके अधिकारी आपको बताएंगे आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरम चरण में आपको पता चलता है कि आपके एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हैं। आपको क्या करना है ऐसी स्थिति में। तो दोस्तों आप पे कोई राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान चल रहा है, आपकी ड्यूटी वहां पर है, तो ऐसी स्थिति में आपको पता चलता है कि जो आपके पेरेंट्स हैं, आपके अभिभावक हैं, आपके माता पिता हैं, उनको कोई दुर्बलता का स्ट्रोक आया हुआ है या किसी प्रकार की बीमारी या फिर स्ट्रोक्स आए हुए हैं। तो आपको ऐसी स्थिति में क्या करना है, क्योंकि आपकी ड्यूटी तो वहां पे जो आतंकी जो अभियान चल रहे हैं उस वहां पर लगी हुई है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में जो पहला ऑप्शन है कि अभिभावक को संभालने की भाई बहन से अपेक्षा करते हुए एक ही तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दोस्तों इसका ऑप्शन ये सही, क्योंकि हमारा जो कि हमें ऐसी स्थिति में अपने राष्ट्र को सबसे ऊपर रखना है, राष्ट्र सबसे ऊपर होता है, तो हमारा ध्यान तो वहीं पे लगा रहेगा। अब अपने अभिभावक की जिम्मेदारी अपने भाई बहनों को दे सकते हैं कि वो उनका सही से देखभाल करें। ये ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन हम आगे और ऑप्शन पढ़ेंगे, शायद इससे भी हमें बेटर ऑप्शन मिल जाए। अब बी ऑप्शन है कि औसत नेतृत्व के बिना कुछ क्षेत्रों को दूरस्थ रूप से समन्वित करना चाहिए। दोस्तों दूरस्थ रूप से आप दूर से किसी भी, अगर आपकी ड्यूटी वहां पर है तो आप दूर से उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको वहां उपस्थित रहना पड़ेगा। ऑप्शन गलत है। फिर इसके बाद दोस्तों सी ऑप्शन है मिशन पूरा होने तक ध्यान भटकाने से बचते हुए समाचार छिपाने चाहिए। दोस्तों आपके पेरेंट्स की बात है, अगर आप क्या दिमाग पे, अगर आप कोई राष्ट्रव्यापी नेशनल लेवल पे वहां पे आतंकी अभियान चलाया जा रहा है और आप किसी को बता नहीं रहे हैं, आप अंदर रख रहे हैं, तो आप मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ये ऑप्शन गलत हो जाता है कि आपको मानसिक रूप से भी वहां उपस्थित रहना है, आपको मानसिक रूप से भी अपना जो योगदान है वो देना है। अब डी नंबर है कि पारिवारिक प्राथमिकता के लिए निपुण डिप्टी को बागडोर सौंपनी चाहिए। नहीं दोस्तों, आप फिर से वही काम किया, अपना काम दूसरे को दे ही नहीं सकते हैं। ऑप्शन गलत। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीड़िता से बलात्कार के फॉरेंसिक साक्ष्य की जांच करते समय आपको, कि कोई बलात्कार की पीड़िता है और उसकी फॉरेंसिक जांच चल रही है, तो उस पर आपको किस तरह से पेश आना है उसके सामने, उस पर देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए है कि प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना अनुभवी महिला निरीक्षक को स्थानांतरित कर देना चाहिए। फिर वही बात कि अपना काम दूसरे को नहीं दे सकते हैं, कि कोई महिला हो या पुरुष हो, अगर आप उस काम में निपुण हैं, आपकी ड्यूटी है वो, तो आपको ही करना पड़ेगा। ऑप्शन गलत हो जाता है यहाँ से। अब बी नंबर है कि विश्वास कायम रखने के लिए सादे कपड़ों में पीड़िता का व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार करना चाहिए।
दोस्तों व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार का मतलब ये है कि अगर कोई बलात्कार से पीड़ित है तो वो हो सकता है मानसिक रूप से तैयार ना हो या मानसिक रूप से वो इतनी सक्षम ना हो कि आपके जवाब दे पाए आपके प्रश्नों का, तो आप डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं किसी के साथ में। उसको एक मेंटल स्पेस आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वो उस स्थिति में नहीं है कि आपको उस सारे क्वेश्चंस के जवाब दे पाए। अब तो इसमें यह ऑप्शन गलत हो जाता है। फिर सी नंबर है कि बिना किसी महिला पुलिस की उपस्थिति के बेरहमी से मेडिकल परीक्षण पर ध्यान केंद्रित कराना चाहिए। दोस्तों बेरहमी या रहमी जैसे शब्द आ जाते हैं ना, तो आपको यहाँ से बच लेना चाहिए। बेरहमी, कठोरता और या फिर मतलब इस टाइप की जो निगेटिविटी जो दर्शाते हैं, आपको वो ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब ये समझ लीजिए, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। फिर इसके बाद कि छम नाम का उपयोग करके एफआईआर के साथ दस्तावेजीकरण पूरा। तो दोस्तों ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। जैसे आपने देखा होगा न्यूज चैनल पे आता है कि कोई कोई बलात्कार की पीड़िता है तो उसमें लिखे उसका नाम लिखते आगे लिख देते हैं बदला हुआ नाम, जिससे उसके सामाजिक दृष्टि से सामाजिक प्रभाव उस पर कम पड़े, कि वहां पे समाज के रूप से उसको बचाया जा सके। क्योंकि दोस्तों किसी की सामाजिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है तो उसको बचाने के लिए एक दूसरा नाम, एक बदला हुआ नाम यूज करते हैं। तो उस नाम के साथ ही सारे जो दस्तावेजीकरण है वो पूर्ण करने होंगे आपको। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून परिवर्तन अंतरक्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना करने की रिपोर्ट करते हैं आपको। दोस्तों अगर एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आपकी जो सोसाइटी है वहां पे कुछ ट्रांसजेंडर नागरिक हैं जो आपको रिपोर्ट करते हैं कि जो सोसाइटी है उनके द्वारा उनकी गरिमा को उल्लंघन किया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में दोस्तों को क्या करना है? नंबर एक ऑप्शन है कि शिकायत करके इसे मानवाधिकार आयोग को अग्रेसित कर देना चाहिए। दोस्तों फिर से वही बात आ जाती है कि आपको अपना कर दूसरे पर नहीं डालना है, आपको कहीं प्रेषित नहीं करना है, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी ड्यूटी है, आप क्या कर सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है बी नंबर की उचित आचरण पर बड़े पैमाने पर संवेदीकरण अभियान लागू करना चाहिए। दोस्तों आप कोई अभियान, आपको निपटारा करवाना है, आप अभियान नहीं चालू करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे बड़े पैमाने पर संवेदीकरण अभियान लागू करा दिए, ऐसा नहीं करना है। आपको निपटारा कराना, आपको उस स्थिति को कंट्रोल करना है। अब इसके बाद सी ऑप्शन है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही लागू करानी चाहिए। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी, ये आप कर सकते हैं कि जो अपराधी हैं वो जो अपराधी हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए, कड़ी कार्रवाई कीजिए, जिससे ही वो आगे की ऐसी घटनाएं ना हो सकें। अब डी नंबर आता है कि सहभागिता के लिए लिंग अधिकार समुदाय स्वयं सेवकों की प्रतिनियुक्ति करनी चाहिए। दोस्तों गलत है ऑप्शन, क्योंकि आप किसी की प्रतिनियुक्ति नहीं करेंगे कि किसी लिंग अधिकार समुदाय के स्वयं सेवक के जो स्वयं सेवक संगठन है उनको आप वो जिम्मेदारी दे देते, नहीं ऐसा नहीं करना है। आपका काम क्या है कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो ऐसा करते हैं। अब ये ऑप्शन, दोस्तों अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो ए नंबर है अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारियों को तैनात करके विविधता लागू करनी चाहिए। दोस्तों अब वहां पे अब अधिकारियों को फिर से वही बात कि आप अल्पसंख्यक अधिकारियों को तैनात करके, कि जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके अधिकारी जो हैं उनको वहां पे तैनात करने, उससे कोई मतलब ही नहीं है। फिर आप क्या करेंगे जब वो काम करेंगे? तो आप क्या करेंगे फिर? तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। शिकायतों को राज्य की अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं को संदर्भित कराना चाहिए। फिर वही बात कि आपके पास शिकायत आती है, अब जो राज्य के जो अल्पसंख्यक जो आयोग बने हैं आप वहां तक उनकी बात पहुंचा रहे हैं। आप वहां पे जो छोटे लेवल की चीजें हैं कि आप ये पहुंचाएंगे आप स्टेट लेवल तक कि उनको प्रवेश नहीं दिया जा रहा है? नहीं दोस्तों, आपकी ड्यूटी है, आप क्या करेंगे उनके लिए, ये है इसमें। फिर इसके बाद सी, तो इसमें सी जो ऑप्शन है वो तनाव को कम करने के लिए बहुधर्मी सामुदायिक संवाद आयोजित कराने चाहिए। दोस्तों बहुधर्मी कि फिर वही बात कि आप अगर किसी को आपको एंट्री नहीं मिल रही तो आप सारे धर्मों के लोगों को इकट्ठा करेंगे, आपसी संवाद करवाएंगे। आपको लगता है कि ऐसे मैटर सॉल्व हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारे लोग अपने धर्म को लेकर संवेदनशील रहते हैं। कि तो दोस्तों अगर आप किसी को साथ में सबको बैठाल के अगर आप आपस संवाद कराएंगे तो विवाद बढ़ेगा ही, आप कम नहीं करा सकते हैं। तो ये ऑप्शन गलत है यहाँ से। फिर इसके बाद डी नंबर ऑप्शन आता है कानून का उल्लंघन करने वाले हाउसिंग सोसाइटियों को अवरुद्ध करके उन पर मुकदमा चलाना चाहिए। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो आपके अंडर है, जो आपके बस में है, आप वही करेंगे। तो आपके बस में क्या है कि जो सोसाइटी है, जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं जो बना रखे हैं, तो उनको अवरुद्ध करना चाहिए, उन पर रोक लगानी चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे आप। जो आपके अंदर आप वो करेंगे। तो ये ऑप्शन यहाँ से सही है। तो डी नंबर का ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा उक्त अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी है? अब दोस्तों पुलिस स्टेशन का प्रभारी, अब आप लोग सारे लोग समझते होंगे कि आपका जो थाना है, थाना प्रभारी कौन होता है, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। अगर दोस्तों इस पे ना, अगर आप हिंदी में अगर समझ नहीं है तो आप इंग्लिश में देख लीजिएगा, जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। तो इसमें देखेंगे नंबर ए है उप महानिरीक्षक, नीचे इंग्लिश में देखेंगे डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ जनरल, तो डीआईजी। तो डीआईजी दोस्तों एक जो थाना है उसका प्रभारी नहीं होता, डीआईजी मंडल लेवल पे होता है। तो ये ऑप्शन गलत है। सेकंड है सर्कल ऑफिसर, जो सीओ होता है। सर्कल होता है दोस्तों, सर्कल ऑफिसर वो होता है जिसके क्षेत्र के अंदर, कोई क्षेत्र उसके अंदर जितने थाने होंगे, 4 थाने 5 थाने, उनका प्रभारी होता है वो उस पूरे क्षेत्र का प्रभारी होता है, तो वो एक थाने का प्रभारी नहीं होता, तो ये गलत है। फिर इसके बाद सेकंड है पुलिस अधीक्षक, नीचे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एसपी जो होता है वो एक जिले का प्रभारी है दोस्तों, ये उसके जिले में जितने भी थाने होंगे वो सबका सबसे बड़ा अधिकारी होता है, वो एक थाने का प्रभारी नहीं है, ये गलत हो जाता है। फिर इसके बाद लास्ट है स्टेशन हाउस ऑफिसर, मतलब एसएचओ। अब आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन आपका यही सही होने वाला है, क्योंकि जो एसएचओ होता है वही आपका थाना प्रभारी होता है, वही पूरा थाना देखता है, उसके थाना क्षेत्र के अंदर जो घटनाएं हो रही होती हैं वो उन मामलों से निपटता है। तो ये दोस्तों, तो ये हो गए दोस्तों आपके कुछ क्वेश्चंस, आपको समझ में आ गया होगा। कल कल वाली क्लास में मैंने आपको पूरी डिटेल तरीके से बताया था, आज थोड़ा जल्दी जल्दी बता के आपको प्रैक्टिस के रूप में आपको करवाने की कोशिश की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा, आपको एक सोच विकसित हुई होगी कि आपको किस तरह से क्वेश्चन अप्रोच करना है, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या चैनल के कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हैं। और दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।